एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 का वक्त हो गया है। शुरुआत करेंगे खबरों की एक बड़ी खबर के साथ। बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े 70,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक में पेट्रोल डालने को सेल्समैन को कहा। जैसे ही सेल्समैन नाजुल की तरफ मुड़ा, लुटेरों ने तमंचे के बल पर कवर किया और बैग छीनकर इस आपाधापी में लुटेरों की एक कारतूस भी मौके पर गिर गई और सेल्समैन जान बचाकर वहां से भागा। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चूंकि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना, ये पूरी वारदात कैद हो गई है। आप देखिए, जो आपको लाल घेरे में दो शख्स नजर आ रहे हैं, यही वो हैं जो कि पेट्रोल भरवाने के बहाने से पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और जैसे ही पेट्रोल भरना सेल्समैन शुरू करता है, उसका ध्यान भटकता है, वैसे ही तमंचे के बल पर फरार हो जाते हैं लूटकर सामान। प्रयागराज से अगली खबर, महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुसाइड नोट को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। दिवंगत नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा है कि पढ़ाई में बेहद तेज थे नरेंद्र गिरी। कई साधु संतों ने नरेंद्र गिरी की शिक्षा पर सवाल उठाए थे। वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने बैंक में नौकरी भी की थी, ये मामा का कहना है। बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। वो मेरे संरक्षण में पढ़े, साक्ष्य चाहिए। यूपी बोर्ड से हाई स्कूल का साक्ष्य मिल सकता है। कॉलेज में जाकर के लोग देख लें, उनके साथ जो पढ़े हैं उन लोगों से मिलवा सकता हूँ मैं। महंत जी के ऊपर और भी जो आरोप लगाया गया था कि घर एक सवाल और है कि महंत नरेंद्र गिरी जब पढ़ाई करते थे तो आप उनके गार्जियन के तौर पर थे, जो है वो पढ़ने लिखने में कैसे थे? नहीं, महंत जी पढ़ने लिखने में अच्छे थे। वो अच्छे थे और सबसे बड़ी चीज़ था उनके अंदर सेवा भाव बहुत था और वो भजन कीर्तन में बड़ा वो लेते थे। हमारे पिताजी के सबसे विश्वासी थे अपने नाना के। वो जो है जो सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, सामने आया है, आपने आप तक भी पहुंचा होगा, आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल पर देखा होगा आपने। आपको लगता है कि वो इस तरीके का सुसाइड नोट लिख सकते थे, या जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो लिख ही नहीं सकते थे? नहीं, लिख ही नहीं सकते थे, ये तो गलत है। और जहाँ तक सुसाइड नोट की बात है, मैं आपसे बताऊं कि उनके अंदर क्या बात थी। मेरी उनकी 15 या 16 तारीख को बात हुई थी। मैंने एक किताब लिखी थी, उसके लिए मैं वो आपको इसके पहले मैं 1 मिनट के लिए बता दूं कि जब वो घर छोड़ के 80-81 में गए, उसके बाद 2001 के कुंभ में वो आए और कहीं से मेरा नंबर लेकर के मुझको फ़ोन किया कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं किसी महंत को नहीं जानता, कौन बोल रहे हो? तो कहीं वो हंसते हुए घर के नाम से बोले कि मामा मैं बुद्धू बोल रहा हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। उनका जो घर का नाम था वो बुद्धू था और कहे कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं क्योंकि अंतिम जो हमारा वो रह गया संन्यास। आप कह रहे हैं वो सिर्फ नाम के बुद्धू थे, जबकि पढ़े लिखे थे और बड़े टैलेंटेड थे। वो जो है बहुत ही टैलेंटेड थे पढ़ने लिखने में। हर उसमें डिबेट में भाग लेना, अपना कहानी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना, इन सब चीज़ों में वो हमेशा आगे रहते थे। ये सब बातें बिल्कुल अनर्गल हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, दस्तखत नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। हाँ, राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, ये दूसरी बात है, लेकिन लिखने पढ़ने अक्षम नहीं थे। और उस समय इतने दिनों के बाद तेज होते, इसीलिए जो तेज होंगे इसीलिए बैंक में नौकरी, इसीलिए तो नौकरी मिली बैंक में। नहीं, उस समय तो हाँ, इस समय से भी ज़्यादा नौकरियाँ बड़ी वो होती थी, बड़ी सख्त होती थी। और बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी को प्रयागराज पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। अब पुलिस न्यायिक हिरासत में ही आनंद गिरी और आद्या तिवारी से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सोमवार को महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के दौरान पुलिस को उनके पास से कई पत्रों का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें खुदकुशी के पीछे आनंद गिरी, आद्या तिवारी और आद्या के बेटे संदीप तिवारी को आरोपी बताया गया। साथ ही आपको बता दें कि आनंद गिरी के हरिद्वार स्थित आश्रम को भी रुड़की प्राधिकरण ने सील कर दिया। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद संत समाज में उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए बलबीर को लेकर ऐतराज जताया है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा है कि जब महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट फर्जी है तो फिर उसमें उनके उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर का जो जिक्र किया गया है उसे भी नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही 25 सितंबर को होने वाली संत समाज की बैठक को भी रद्द कर दिया गया है।
कैलाशानंद गिरी ने कहा कि 25 सितंबर को भोज है, जिसके आयोजन के बाद पंच परमेश्वर की बैठक होगी। सुसाइड नोट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी सिर्फ हस्ताक्षर कर पाते थे, ऐसे में उनका सुसाइड नोट फर्जी। नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो सुसाइड नोट है या उनकी आत्महत्या तो है ही नहीं है, हत्या है, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे और नरेंद्र गिरी जी इतने कभी कमज़ोर दिल के नहीं थे। मैं उनको बहुत करीब से जानता था, इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बिठा दी है, इसकी बारीकता से जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी समाज के सामने आपके द्वारा देखा जाएगा। निरंजनी अखाड़े के बाद उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी उनकी खुदकुशी को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही मामले के खुलासे के लिए CBI से जांच कराए जाने की मांग की है। साक्षी महाराज ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी फर्जी है, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। पूज्य नरेंद्र गिरी जी का असमय जाना साधु समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो सुसाइड नोट, मेरा अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब मीटिंग लिखी जाती थी और हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था तो 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाते थे। वो जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा, और बहुत बहादुर व्यक्ति। तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, संत समाज की तरफ से, क्योंकि मैं हिंदुस्तान एक अखिल भारतीय संत समिति का संस्थापक जनरल सेक्रेटरी हूं और निर्मल अखाड़ी पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं, तो अपेक्षा करता हूं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वो जो सुसाइड नोट है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है वो सुसाइड नोट भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय नरेंद्र गिरी जी का वो सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता। वो बहादुर आदमी थे, वो आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने भी षड्यंत्र बताया है। वेदांती ने कहा कि वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उन्हें रास्ते से हटाया गया है और आत्महत्या की साजिश रची गई है। CBI जांच से मामले में सही जानकारी सामने आई। हमारे साथ महंत रामविलास वेदांती जी मौजूद हैं। हम पहले इस क्षण के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, ये बहुत दुखद क्षण है। अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी हमारे बहुत प्रिय मित्रों में से थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में हमने ही उनको जोड़ा था। प्रयागराज में आकर के अशोक सिंघल से मिलाने का काम मैंने किया था। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यक्रमों में जहाँ बैठक होती थी पूरे देश में मेरे साथ जाते थे वो। और जब मैंने परसों इस बात को सुना तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कल ही आना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता चला कि आज उनको समाधि दी जाएगी, इसलिए मैं आज आया हूँ। उनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, कभी फांसी नहीं लगा सकते। महंती के प्रलोभन में किसी ने किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया है, जो बड़ा दुखदपूर्ण है। CBI जांच जब तक नहीं होगी तब तक असलियत की जानकारी नहीं होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि CBI जांच कराकर और यहाँ की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। नए महंत की बात अब हो रही है इस पूरे मठ में। अभी देखिए, ये तो परंपरा निरंजनी अखाड़ा की परंपरा है। उस निरंजनी अखाड़ा की परंपरा के अनुसार किसको महंती देते हैं ये तो वो अखाड़ा तय करेगा, निरंजनी अखाड़ा तय करेगा, इसमें हम लोगों का हाथ नहीं। जो कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट में किसी का जिक्र भी है, जो नया चेहरा है, और मैंने देखा नहीं है। सुसाइड नोट की राइटिंग अलग अलग है। कई लोगों ने सुसाइड नोट लिखा है, नरेंद्र गिरी का लिखा हुआ नहीं है, इतना हमको विश्वास है। कभी इतना वो लिख ही नहीं सकते थे। 8 पन्ना, 12 पन्ना, 15 पन्ना जो सुनाई दे रहा है ये बिल्कुल गलत है।
वो आत्महत्या नहीं कर सकते, फांसी नहीं लगा सकते, इतना हमको विश्वास है। इसलिए सीबीआई की जांच होना बहुत आवश्यक है। मान जी एक चीज़ सवाल ये है कि जिस तरह से नए चेहरे की बात हो रही है और जो महंत के लिए नए महंत के लिए जो उत्तराधिकारी की बात हो रही है, तो उसमें एक चेहरा सामने रखा गया है और उसकी बात है, तो क्या ये संभव हो सकता है? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? ये निरंजनी अखाड़ा, जिस अखाड़ा के महात्मा हैं वो अखाड़ा तय करेगा कि किसको महंत बनाया जाए। एक नए चेहरे को लाके जिसके पहले से कोई चर्चा नहीं थी वहाँ पे, किधर से रास्ता, किधर से जाने का? अगर इस तरह के चेहरे को सामने लाया जाएगा तो संत समाज उसके लिए क्या कहें? ये निरंजनी अखाड़ा तय करेगा, मैं नहीं तय करूँगा। जिस अखाड़ा के वो महंत हैं वो अखाड़ा ही तय करेगा किसको महंत बनाया जाए। तो महंत किसको बनाया जाएगा ये निरंजनी अखाड़ा तय करेगा, ये कहना है रामविलास वेदांती जी का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बलवीर गिरी को लेकर ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, उनको भी संदेह के घेरे में लाया जा रहा है और वजह है उनके 2 बयान। कि आपको ऐसा लगता है कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी, विनय तिवारी जो उनके पुत्र हैं वो सब ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है, बरोबर है। तो कोई किसी तरह का कोई मामला है जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे, हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मान जी आपको ऐसा हमेशा से तैयार हूँ मैं। गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा? गुरु तो पी जाता जहर, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। कुछ लोगों ने बताया हम तो केवल उनके अनुसरण करने की चेष्टाएं कर रहे हैं। हैंड राइटिंग उनकी है नहीं, हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। आप हैंडराइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता, और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि ये पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। अभी आज पोस्टमार्टम हुआ है, अभी उनको संगम पर स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखता था और इस प्रकार की घटना है तो उनको अंतिम विदा देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। एसआईटी गठित है, बहुत विस्तृत और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच को प्रभावित ना हो इसके लिए आप सबके भी सहयोग की अपेक्षा है, और जो भी इसका दोषी होगा, महाराज जी आत्महत्या किए हैं कि आत्महत्या नहीं किए हैं, इस पहलू की भी जांच हो रही है। पत्र सही है कि गलत है, इस पहलू की भी जांच हो रही है। जो पहले के विवाद हैं उस विषय की भी जांच हो रही है। कौन जमीन खरीदा बेचा है उसकी भी जांच हो रही, सारे पक्ष की जांच हो रही है। लेकिन मैं अभी कुछ ऐसा बोलूं, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, लेकिन पूज्य महाराज जी का जाना मेरे गले नहीं उतर रहा है। पूज्य महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये मैं महसूस करता हूँ और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। इसीलिए इसके लिए एसआईटी गठित है, अन्यथा तो आत्महत्या किया ऐसा करके उसको निस्तारित कर दिया जाता। महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 5 तस्वीरों के जरिए पूरे दिन का घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। कैसे उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद ले जाया गया, फिर पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया, इसके बाद परंपरा के मुताबिक उन्हें समाधि दी गई, जहां हर तरफ से महंत नरेंद्र गिरी की मौत को संदिग्ध साजिश करार दिया जा रहा है। तो वहीं नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाने की पुष्टि हुई। हालांकि अभी महंत नरेंद्र गिरी का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। मैं बाहर था, टीम 5 सदस्यीय टीम थी, अभी अंदर है, पोस्टमार्टम चल रहा है, 5 मिनट का काम अभी और है, इसलिए मैं टीम से मिला नहीं, मुझे दूसरे काम से निकलना है। यहाँ व्यवस्था देखने के लिए आया था, टीम अभी अंदर है, टीम वो किया जा रहा है पोस्टमार्टम, और 5-10 मिनट का काम और रह गया। रिपोर्ट क्या कब तक सौंपी जाएगी? रिपोर्ट तो अभी थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, इसके बाद तो कितनी देर रहा पोस्टमार्टम? हाँ, लगभग 2 घंटे। और प्रयागराज से अगली खबर, जहां महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस में नया अपडेट आ गया है। एसआईटी ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संदीप तिवारी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदीप को पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी जांच एजेंसी। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरी और संदीप तिवारी के पिता आद्या तिवारी को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है
जेल कोर्ट और अब संदीप तिवारी को भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक संदीप तिवारी सिर्फ हिरासत में था, जिससे पूछताछ की जा रही थी और लंबी चली पूछताछ के बाद अब संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे 2022 चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा का महामंथन हुआ, जिसमें यूपी चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि आज की बैठक में सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने और संगठन की तैयारियों पर चर्चा की गई। कल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक फिर से बैठकों का दौर चलेगा। कल की बैठक 2 सत्रों में होगी। माना जा रहा है कि कल शाम तक सभी प्रभारियों को क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आज की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर के साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए थे। पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी। आगामी कार्यक्रम को लेकर और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेकर प्रमुख जो चर्चाएं हुई। भाजपा मुख्यालय पर मिशन 2022 को लेकर चल रही अहम बैठक का पहला दौर खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस समय बाहर निकल रहे हैं भाजपा कार्यालय से। आज जो उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनकी जो बाकी टीम है, जो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, ये सभी लोग भाजपा कार्यालय पर रहे। चुनाव प्रभारियों की जो केंद्रीय नेतृत्व ने टीम बनाई है भाजपा ने, आज उसकी उत्तर प्रदेश में पहली बैठक थी और यहाँ पर आज भाजपा मुख्यालय पर जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी सीएम और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हुए और 2022 को लेकर लंबा मंथन किया गया कि भाजपा जो दावा कर रही है 350 से ज़्यादा सीटों के साथ बहुमत का, उसको किस तरह से हासिल करना, इन सभी चीज़ों पर लंबा मंथन हुआ और जो मंत्री यहाँ पर आए थे उनसे उनके फीडबैक लेने के साथ ही आगे के लिए जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ तय की गई। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच अहम खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है और बोले हैं कि आज संगठनात्मक बैठक थी, कल भी होगी। अखिलेश पर भी तंज किया गया है, कहा कि वो 800 सीटें जीतेंगे। अखिलेश के 2014, 2017 और 2019 के दावे और परिणाम जो आए वैसे ही 2022 में भी आएंगे। सभी एक तरफ हो जाएं तब भी 100 में से 60 हमारा, बाकी में बंटवारा और उस बंटवारे में भी हमारा। विपक्षी अगले 50 साल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बयान दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। चयनात्मक बैठक थी और बैठक हो गई है, जो कार्य योजना कल भी बैठक होगी। तो 800 जीतेंगे। उनका 2014, 17, 19 का दावा देख लीजिएगा और अभी 22 के लिए दावा देख लीजिए और जब 22 के परिणाम आएंगे तो जो 14, 17 और 19 के दावे थे, जैसे उनके परिणाम आए वैसे इनके आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनौतियों को भी अवसर की तरह देखती है। कोरोना काल में जिस तरह से यूपी में योगी सरकार ने काम किया है, उसे पूरी दुनिया में तारीफ मिली है। इसीलिए 2017 की तरह ही 2022 में भी लोग भाजपा को प्यार और आशीर्वाद देंगे। चुनौतियों में अवसर देखना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी योगी जी को अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि कानून व्यवस्था में जो रिकॉर्ड सुधार हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और जिस तरह से विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा सीटें भी जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाता है कि कार्यकर्ता एक बार फिर जनता के द्वार जाकर मोदी जी और योगी जी के लिए और भाजपा को वोट दिलाने के लिए तैयार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।